हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीको इंग्लिश 007 में। 20 इंग्लिश क्लास पेपर था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है काफ़ी उम्मीद के साथ। और आज हम इस पेपर का रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं और कितने नंबर आपके बन रहे हैं, आप जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, पहला आपका था रीडिंग पैसेज। तो रीडिंग सेक्शन के अंदर आपका था सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपका रीडिंग पैसेज है 1 और 2, जो थे आपके लगभग 8 8 16 नंबर के। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 8 नंबर पहले वाले के हैं और 8 ही नंबर आपके दूसरे वाले सेक्शन के हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन के हैं। तो टोटल हो गए आपके 16 नंबर। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या सही हुआ और क्या क्या गलत हुआ। तो दोस्तों, ये जो दोनों पैसेज थे, मतलब आपके पेपर में टोटल 3 पैसेज आए हैं। तो जो 2 पैसेज थे वो आपके अनसीन पैसेज थे। तो ये पहला हमारा पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 8 नंबर का है और ईच क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन हैज 1 नंबर। तो स्टैंडिंग ऑन एवरेज द राइटर वाज। अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के आंसर है, जो मैंने इसमें जो लगाए हैं पेपर में, उन्हें आपको बता देता हूँ। इसमें पहले का आंसर है दोस्तों जुबिलियंट एंड सेड, और इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इस लाइन में दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी। सेकंड के अंदर होगा आपका द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज ह्यूमिलिटी, और ये दिया हुआ है आपका दोस्तों, ये रहा पहले ही पैराग्राफ की दूसरी लाइन में, द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। तो इस तरह से आप, उम्मीद करता हूं कि आपने जो ये क्वेश्चन है बड़े सावधानी से सॉल्व किए होंगे। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आज की दोस्तों वीडियो लंबी होने वाली है, तो थोड़ा सा एंड तक बने रहिए और जरूर चेक करके जाइए कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो द joy that the writer feels by climbing the summit of Everest last, तो इसका आंसर है a lifetime, और इसका आंसर दिया हुआ है दोस्तों, ये रहा आपका, ये दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में, इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। फिर है चौथा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग। तो दोस्तों, इसमें अल्टीमेट यानी क्लाइंबिंग को ही ऑथर ने अल्टीमेट कहा है। और ये रहा आपका चौथे का आंसर, इसके अंदर दिया हुआ है अल्टीमेट, ये रहा, एज आई लुक बैक लाइक क्लाइंबिंग एवरेस्ट, यानी एवरेस्ट को इसने क्लाइंबिंग को ही क्या कहा है, अल्टीमेट। तो हमारा हो जाएगा क्लाइंबिंग एवरेस्ट। पांचवा क्वेश्चन है, विच अदर समिट इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। इसका आंसर है द समिट ऑफ द माइंड, द समिट ऑफ द माइंड। और इसका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों, ये रहा आपका 5वां नंबर का, द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड। छठा क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस यू कंप्लीटली। ये रहा आपका छठा क्वेश्चन, जो छठे का आंसर है, ये रहा, द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। तो इसमें हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस। फिर है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन को कहते हैं समिट। समिट का मतलब होता है शिखर। और सातवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ जुबिलियंट। तो जुबिलियंट का मतलब इसमें अपोजिट पूछा तो सैडनेस, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपका लगभग कौन से सेंटेंस में दिया हुआ समिट, ये रहा, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। तो जुबिलियंट यानी खुशी का होता है पल, लेकिन उसको अपोजिट पूछा है तो सैडनेस। अब चलते हैं हमारे सेकंड पैसेज की तरफ, और ये भी आपका अनसीन पैसेज है, जो एक कुछ अर्थ और हमारे जो धरती पे कितना पानी बचा है उससे रिलेटेड है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डिड लाइफ ओरिजिनेटेड। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमने जो इस पैसेज में से जो लिया है वो कैसे लिया है देखना दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे दूसरे पैसेज का आंसर हम इसके अंदर लगा चुके हैं। तो वेयर डिड लाइफ ओरिजिनेटेड, ये रहा इसका आंसर। आप मिलाते रहना कि आपका आंसर सही है गलत। द लाइफ ऑन अर्थ बिगन इन वाटर, तो जिसने भी ये किया वो सही है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम सम सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रेश वाटर। तो हमें खाली सोर्सेज का नाम बताना है। तो हमारे दूसरे का आंसर होगा दोस्तों, ये रहा, द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, fresh water, lakes and in underground shallow aquifers। तो ये रहा हमारा दूसरे का आंसर। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरियाज वेयर द राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर आर डिफिकल्ट टू बी मेट। तो तीसरे का आंसर दोस्तों ये रहा,
इसको हम यहां से लिखेंगे राइजिंग डिमांड फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सेक्टर एंड इंडस्ट्री आर डिफिकल्ट टू बी मेट। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, वेयर डू वी डंप आवर वेस्ट। हम हमारा जो वेस्ट यानी कचरा, वेस्ट का मतलब होता है कचरा, तो इसका चौथे का आंसर ये रहा। फॉर सेंचुरीज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हैव बीन अ प्लेस टू डंप वेस्ट। आपने देखा होगा समुद्र में, नदियों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कारखानों का या और दूसरे अपने घरों का जो वेस्टेज है वो उसमें निकाल देते हैं। चलिए पांचवा है, विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड व्हाट प्रॉब्लम इट इज फेसिंग। तो पांचवे का आंसर कुछ इस प्रकार है, ये रहा। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जब जहां पहला मिला वहां उसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे चौथा नीचे मिला है, नीचे लास्ट वाले पैराग्राफ में, बट हमारा पांचवा आंसर जो है वो ऊपर वाले पैराग्राफ में है, चौथे से ऊपर वाले में। तो ये रहा हमारा आंसर। इट इज शॉकिंग टू नोट दैट चेरापूंजी विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेसेस इज फेसिंग अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। फिर हमारा है छठा क्वेश्चन, विच फ्रॉम फ्रेश वाटर इज अनअवेलेबल टू ह्यूमैनिटी। तो चलिए तो दोस्तों छठे क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा। The water on the earth is fresh water, most of which lies frozen in Antarctica and Greenland, in polar ice and unavailable to humanity. इतना ही पूछा है। फिर है सातवां, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सिमिलर टू सार्कासिटी। सार्कासिटी का मतलब होता है दोस्तों कमी, तो कमी का यहाँ पे दूसरा मतलब है ड्राइएस्ट, ये शॉर्टेज है, शॉर्टेज यानी कमी। और फिर है हमारा राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू ड्राइएस्ट यानी सूखा, तो सूखे का अपोजिट पूछा तो हो जाएगा वेटेस्ट। तो ये रहा हमारा शॉर्टेज, तो सातवें का आंसर, और वेटेस्ट ये रहा हमारा आठवें का आंसर। तो चलिए ये थे हमारे दो पैसेज, देख लिया आपने किस तरह से आपके कितने सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, एक आधा बच्चों का गलत हो जाता है तो टेंशन मत लीजिए। और अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ, जिसके अंदर हमारा लेटर है, एक स्टोरी है और एक हमारा पैराग्राफ है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है तीसरे के अंदर, ये एक प्रकार का ईमेल है, ठीक है। तो मैं ईमेल को न बता करके आपका नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा, जिसमें एक इनफॉर्मल लेटर है। इस बार पूरा बोर्ड ने एकदम पूरा चांस दिया था कि इस बार बच्चों के इनफॉर्मल लेटर ही आएगा। तो ये लेटर है, ये आप देख सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। Suppose you are Kunal and Kamla studying in Udaipur. Your sister studying in Jaipur has not scored good marks in second semester and is feeling a little depressed. Write a letter encouraging her to do better in the next semester. तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो लेटर है ये मैंने बताया था हमारे रिश्तेदार भाई बहन को लिखा जाए तो वो लेटर कौन सा होगा, इनफॉर्मल, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर में हमें तीन चीजें जरूरी होती है बनानी। तो यहाँ पे सिटी का नाम दिया हुआ उदयपुर, बट एड्रेस नहीं दिया हुआ, और इसके लिए हमने एक ऑलरेडी पहले से ही लेटर तैयार कर रखा है, तो जो मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए दोस्तों ये रहा आपका लेटर, और इसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे उदयपुर दिया हुआ है, तो उदयपुर, इसमें सिटी का नाम दिया हुआ है उदयपुर, और यहाँ पे ये अपनी सिस्टर को लिख रही है कि इसकी सिस्टर ने स्कोर नहीं किया अच्छा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम लेटर लिखते हैं इनफॉर्मल तो हमें तीन चीजें चाहिए। तो सबसे पहले आ जाएगा डेट, तो यहाँ पे इसने डेट नीचे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर आएगी डेट, और वो डेट होगी आज की, जैसे आज है 12 फरवरी 2026, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा उदयपुर, तो उदयपुर में आप कोई भी एक लोकल एड्रेस ले सकते हैं, उदयपुर राजस्थान। तो उसकी सिस्टर है, तो डियर सिस्टर, आई होप you are doing well. I received your result yesterday. I know you are feeling a bit low because of your marks in second semester, but please do not let this depress you. Remember, a single sheet of paper cannot decide your future. Exams are just part of learning, not the end of the road. You are hardworking and I have full faith in your abilities. Instead of worrying, try to analyze faith in your where things went wrong and start preparing for the next semester with a fresh mind. तो ये अपनी बहन को समझा रही है कि अगले वर्ष से अच्छा करना, और ये जो एग्जाम्स हैं ये आपका भविष्य तय नहीं करते हैं। टेक केयर योर हेल्थ एंड स्टे पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज हियर फॉर
यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर, योर लविंगली कुणाल एंड कमला। तो ये था हमारा लेटर। और इसके बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो है एक स्टोरी। तो स्टोरी इसमें दोस्तों अपनी जो स्टोरी है, एक है वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर फॉर यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और जो दूसरी स्टोरी हमारी है वो है गुड बॉय फॉल्स इन अ बैड कंपनी। ये बैड कंपनी वाली स्टोरी है। और ये जो आउटलाइन दी हुई है, ये आउटलाइन आपकी प्रेजेंट सिंपल के अंदर है, और ये कहानी हमें बनानी है पास्ट के अंदर। तो चलिए ये भी हमारी तैयार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ की। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, once upon a time there lived an old farmer who had 4 sons. They were always quarrelsome and fought with each other over small things. This made the farmer very worried about their future. When the farmer was on his deathbed, he called all his sons. He gave each of them a bundle of sticks and asked them to break it all. The sons tried one by one, but they all failed to break the bundle. Then the farmer united the bundle and gave each son a single stick. This time they broke the stick very easily. The son understood the lesson. The farmer said, if you stay together like the bundle, no one can hurt you, but if you are divided like single sticks, you will break easily. तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमारी कहानी का मोरल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो दूसरी जो हमारी कहानी वो है बैड कंपनी। तो इसका भी हम देख लेते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। The rotten apple. There was a good boy who unfortunately fell into bad company. He started disobeying his parents and neglecting his studies. His father was very concerned and wanted to teach him a lesson. One day, his father gave him some good fresh apples. After a few days, when there was no change in the boy's behavior, the father gave him one rotten apple and asked him to place it with the good ones. After a day, the boy saw that all the good apples had also become rotten because of that one single rotten apple. The boy immediately learned his lesson. He realized that even one bad friend could ruin his entire character. He left his bad company and became a good boy again. तो मॉरल हमारी स्टोरी का, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, यानी अकेला रहना बेहतर है बैड कंपनी से। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी फोर्थ जो क्वेश्चन था उसकी कहानी। अब हम बढ़ेंगे आगे। पांचवा जो क्वेश्चन है ये है हमारा एक डायग्राम है, और दूसरा हमारा एक दिया हुआ है पैराग्राफ माई स्कूल के ऊपर। ये है दोस्तों आपका 100 वर्ड्स का। तो चलिए हम एक 100 वर्ड्स की एक पैराग्राफ हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो हम इसकी एक आउटलाइन देख लेते हैं। जो आउटलाइन इस पेपर के अंदर हमारी दी हुई है, ये रही आपकी आउटलाइन। बिग बिल्डिंग, गार्डन, प्लेग्राउंड, क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, गुड टीचर्स एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। इसका देख लेते हैं। माई स्कूल के ऊपर, द नेम ऑफ माई स्कूल इज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल. It has a very big building with airy classrooms. There is a beautiful garden at the entrance with colorful flowers and green plants. My school also has a vast playground where we play games like cricket and football during the break. We are lucky to have modern facilities like a smart class and a well-equipped computer lab. For practical learning, the teachers at my school are very good, kind and always ready to help us. The overall friendly environment of the school makes learning fun and exciting. I am proud of my school and I love studying here. तो ये हो गया हमारा पांचवा आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी कुछ इस प्रकार है हमारे, जो आपका है ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन है आपका बहुत ही शानदार ग्रामर सेक्शन दिया इस बार, बहुत ही आसान है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। ये था इस बार आपका 4 नंबर का। पिछली बार जो था आपका अबसद यानी ऑप्शंस आपको दिया जाता था मल्टीपल चॉइस, बट इस बार आपने फिल इन द ब्लैंक देखने को मिलेगा।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है माई फादर रन अ माइल एवरी डे। तो यहाँ पे जब एवरी डे आ रहा है सेंटेंस में, तो मैंने पहले भी बच्चों को बताया है कि जो भी सेंटेंस आएगा हम उसे प्रेजेंट सिंपल ही मानेंगे पहले। तो यहाँ पे माई फादर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में एस लग जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है राजू प्ले इन द ग्राउंड वाइल आई वॉज हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। तो आगे वाला सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है और वाइल का यूज किया हुआ है। वाइल का मतलब होता है उस दौरान, तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा था, तो ये भी आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो जाएगा राजू सिंगुलर या थर्ड पर्सन है तो वॉज आ जाएगा, और प्लेइंग यानी प्ले के अंदर आईएनजी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वॉज प्लेइंग। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें टुमारो दिया हुआ है सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है विल शैल। वी शैल गो टू जयपुर। नेक्स्ट है हमारा द थीफ, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों बिफोर। तो बिफोर का मतलब है यहाँ पे ये काम ऑलरेडी हो चुका है। द पुलिस अराइव बिफोर द थीफ हैड एस्केप्ड। यहाँ पे ई के बाद में डी लग जाएगा और हेड आ जाएगा एचपी की, इसकी एचपी पास परफेक्ट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एचपी के साथ एचपी उसकी होगी हेड। अब फिर हम बात करते हैं, हमारा सातवां क्वेश्चन है, ये आपका वर्ब एग्रीमेंट है। इसमें दिया हुआ है बोथ, तो बोथ से पता चल रहा है राम एंड श्याम दो है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट में इज और आर में से आर आ जाएगा। फिर दूसरा आइदर सुमित और मनीष, ये और ऑप्शन दे रहा है, या तो ये या ये, तो सिंगुलर में काउंट होगा, तो इसके साथ में आएगा हैज। तो आप मिलाते जाना दोस्तों। फिर उसके बाद में हमारा कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड, ये हमारे कनेक्टिव वर्ड्स हैं, मतलब कंजक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, तो मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, यहाँ पे बीच में नॉट ओनली आ जाएगा ना, हार्ड वर्किंग, और ये फुल स्टॉप हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बट ऑल्सो, ये बट ऑल्सो आ जाएगा इंटेलिजेंट, क्योंकि आगे वाली बात भी मिताली से रिलेटेड हो रही है। और इज यहाँ पे इसकी ये सेंटेंस हमने एक ने कर दिया, तो मिताली इज हटा देंगे और इसके बाद में बट ऑल्सो से इसको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमें बट से जोड़ना है। तो अनिल इज अ रिच पर्सन फुल स्टॉप अनिल इज हैप्पी। तो दोनों क्वेश्चन के अंदर दोनों सेंटेंस में अनिल की बात हो रही है, तो नाउन का फिर प्रोनाउन यूज होता है, तो हम ई का यूज करेंगे। तो अनिल इज अ रिच पर्सन बट ही इज अनहैप्पी, ठीक है। फिर हमारा पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा दोस्तों, ये देखो इंडियन गर्ल्स इज अ सब्जेक्ट, ये पूरा ही सब्जेक्ट है दरअसल। ये देखो इंडियन गर्ल्स टीम पूरा ही, ये इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, इंडियन गर्ल्स की क्रिकेट की टीम, ये हमारा V2 है, ये वर्ब है, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो द वर्ल्ड कप, ये रहा द वर्ल्ड कप, और ये V2 है तो इसकी एचवी हो जाएगी वॉज या वर। तो वॉज वर्ब में से सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करेंगे। तो द वर्ल्ड कप वॉज वन बाय द, अब ये वॉज आ जाएगा और वन इसकी थर्ड फॉर्म वन नहीं होती है, तो बाय लग जाएगा बाय द इंडियन। द नहीं है क्योंकि द इंडिया है, तो इसके हम इंडियन गर्ल्स स्पेसिफिक बात करेंगे कि क्रिकेट टीम कौन सी टीम किस देश की जीती, इंडियन की, इसलिए हम द का यूज करेंगे, बाय द इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, ठीक है। ये लास्ट में ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आप देखो कि ये वाला जो सेंटेंस है ये तो पास्ट के अंदर है, लेकिन ये सैड टू है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर आप देखो अर्थ मूव्स, ये ऐसे है, यस का कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल कहता है कि जब सामने वाला सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग क्लोज हो, अगर प्रेजेंट सिंपल में हो तो वो कभी बदलता नहीं है, वैसा का वैसा रहता है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है तो ये वैसे नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा द टीचर सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, तो सिंपल के हिसाब से कंजक्शन आ जाएगा दैट द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा है डी सेक्शन, ये हमारी बुक का है सीन पैसेज, ये यंग सी गुल वाला है, और इसके अंदर ये आपने बहुत अच्छे से किया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है हु वॉज विद द यंग सी गुल, और ये होगा तकरीबन आपका 6 नंबर का। तो दोस्तों आपके टोटल तीनों पैसेज मिलाकर के हो जाएंगे 8 और ये 6, 8 8 16 और 6 4 20, 22 नंबर के टोटल आपके पैसेज हो जाएंगे। अब आप काउंट कर सकते हैं कि आपके 22 में से कितने पैसेज में से नंबर बन रहे हैं। तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा हु वॉज विद द यंग सीगुल ऑन हिज लेग्स, ये रहा द यंग सीगुल वॉज अलोन, तो ये रहा ही वॉज अलोन, तो इसका डी आंसर होगा। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है सेकंड क्वेश्चन, इसका मैं दिया हुआ है व्हाट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू, वह फ्लाई यानी डरने उड़ने से डरता था। व्हाट वाज स्ट्रेच्ड डाउन बीनेथ हिज लेग्स,
वो नीचे जो उसकी जो लेज थी, यानी उसका जो किनारा था, गांव रहता था चट्टान के अंदर, एक लेज के अंदर, दरार के अंदर, वहां से सी दिखाई देता था। वट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, उसके जो पंख है उसे लगता था कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर द यंग सीगुल हैड, तो इसका आंसर ये रहा आपके पैसेज के अंदर, ये रहा, 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, व्हाट हैपेंड व्हेन ही अटेम्प्ट टू फ्लाई, उसके साथ क्या घटना हुई जब वो उड़ने के लिए कोशिश करने लगा। तो ये रहा आपका आंसर, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, ये उसको डर लगता था कि उसके विंग्स कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये मैंने एक बता दिया है, तो दोनों में से आप कोई सा भी एक जो देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक वाले क्वेश्चन है, तो बुक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन हमारा ये 20 to 30 वर्ड्स का, इसमें 4 में से आपको 3 ही करने थे। तो पहले की बात कर रहा हूँ, व्हाट डिड लेंचो, अब आपने कोई सा भी किया हो, मैं चारों बता रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारे 20 to 30 वर्ड्स के हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, इसका आंसर है ये हमारा अ लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से है। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन और अ डाउन पावर, दोनों में से एक लिख सकते हैं। फॉर हिज राइट कॉर्न फील्ड्स, हिज एंटायर livelihood depended on the harvest, and his crops desperately needed water to yield a good profit। तो अगर आपने यहाँ तक लिखा है his entire livelihood depend on the harvest, इतना भी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, what idols does he set out for the future of South Africa, ये नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर हमारा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला, Nelson Mandela set out idols to liberate all his people from the continuing bonds of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. He dreamed of a society where no one would be oppressed. थर्ड क्वेश्चन हमारा है, I will take the risk. What is the risk? The black aeroplane. ये हमारा थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है सॉरी। His first flight तो हमारा फर्स्ट पार्ट है और The Black Aeroplane सेकंड पार्ट। The risk was flying his old Dakota airplane straight into the massive storm clouds. The narrator took his risk because he was desperate to reach home in England and enjoy breakfast with his family. इसीलिए उसने रिस्क लिया। What are the elder in Goa nostalgic about a baker from Goa? ये हमारा गोवा वाले चैप्टर में से है। The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days and their famous loaves of bread. They fondly remember the traditional baker, जिन्हें पैडर भी बोला करते थे, and the unique sound of their bamboo sticks. तो ये थे हमारे 12वें क्वेश्चन के चारों के आंसर। अब हम बात करेंगे 13वें क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन की। आपने जो भी किया है एग्जाम के अंदर, तो आप देख लेना कौन सा आपका सही है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट। तो इसके अंदर पहले का आंसर है, द पीपल ऑफ कुर्ग कोडावू आर बिलीव्ड टू बी ग्रीक और अरबिक डिसेंट। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast. When return became impractical, they settled there and married locals. Another theory suggests Arabic origins because of the kufiya, a long black coat with an embroidered vest belt worn by Kodawus, which closely resembles the kufiya worn by Arabs and Kurds. फिर second question है, what did Wali, second question है हमारा ये, what did Wali find about the bus journey? How did she find out these details? Madam, write the bus. ये हमारी सेकंड बुक का है। Wali found out that the town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way and the trip took 45 minutes. She gathered these details by carefully listening to the conversation of her neighbors and regular bus users. She also asked a few discreet questions here and there to ensure she had all the information needed for her secret journey. ये था हमारे 13 वाले क्वेश्चंस के आंसर। अब चलते हैं हमारे 14 वाले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे हैं सेकंड बुक से, वो भी है 60 वर्ड के।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, जो 14 क्वेश्चन है आपका, जिसमें एनी वन करना होता है और ये है आपका 60 वर्ड का। ठीक है, इसमें दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने अगर दोनों किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो। तो ये पिछले कुछ सालों से ये लोमो, चोपको और नतालिया, लास्ट चैप्टर वाला जो होता है उसमें ये एग्जामिनर का कुछ फेवरेट ही बन गया है चैप्टर। हर साल इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए इस बार लोमो के बारे में पूछा है। Ivan Lomo is a wealthy but hypochondriac landowner who is 35 years old. He is a nervous and suspicious man who suffers from palpitations and sleep issues. Although he comes to Chopko's house with the practical intention of proposing to Natalia to settle his critical age, his argumentative nature and pride over property and dogs often overshadow his original purpose. तो पढ़ाई होगा चैप्टर आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, एट द फर्स्ट व्हाट डज चोपको सस्पेक्ट रिगार्डिंग लोमोज रीजन फॉर कमिंग, व्हाट हैज लोमो एक्चुअली कम फॉर। तो आधा क्वेश्चन का आंसर तो इसी ऊपर वाले ने दे दिया और आधा इसमें इसमें मिक्स कर दिया। चलो, when Lomo arrives in formal evening dress, Chopko initially suspects that he has come to borrow money, which Chopko is secretly determined not to give him. However, Lomo has actually comes to propose marriage to Chopko's daughter, Natalia. Once Chopko realizes this, his suspicion turns into extreme joy, as he had long hoped for this match. ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहले मालूम होता है कि वो पैसे मांगने आ रहा है, तो वो उसके मजे लेने लगता है। फिर 15वां क्वेश्चन है, वो हमारा पॉइंट के अंदर से है। तो हम जो 15वां क्वेश्चन का अथवा वाला है, फॉग वाला, वो देखेंगे। इसके अंदर उसमें पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज इट थर्ड लाइन रिफर टू, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर फॉग। ये जो तीसरी लाइन है, 1 2 3, इट सिट्स लुकिंग, तो ये सिट्स की बात कर रहा है फॉग की, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हमारा फॉग है। खैर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये क्या बात कर रहा है। ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है, व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। तो 15 का दूसरे का आंसर, द पोएट थिंक्स द फॉग इज लाइक अ लिटिल कैट। जैसे दबे पाव बिल्ली आती है, उसने उसकी संज्ञा यानी जो धुंध है उसकी संज्ञा बिल्ली से की है, तुलना। सेकंड क्वेश्चन यानी थर्ड है, हाउ डज द फॉग कम, कैसे आती है, तो दबे पाव आती है। द फॉग कम्स साइलेंटली ऑन द लिटिल कैट फीट एंड सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर। हार्बर यानी बंदरगाह वाले एरिया से। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको 2 करने हैं और क्वेश्चन है आपके 3, तो हम तीनों की बात करेंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शैक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। तो क्वेश्चन का आंसर है, डस्ट डस्ट स्नो, इट स्टैंड्स फॉर द स्मॉल seemingly insignificant moments of joy that can changes a person's mood from sadness to happiness. Second question है, what suggestions does the poet give for identifying the tiger? So identifying the tiger, the poet suggested that if you see a beast with black strips on a yellow hide who tries to eat you, it is the Bengal tiger. Third question हमारा, why does not the poet offer the boy money to buy another ball? Third question का आंसर है, the ball poet. The poet doesn't offer money because he wants the boy to learn the epistemology of laws and understand his responsibility in a world of possessions. तो ये हो गए हमारे 16 क्वेश्चन। 17वां है, वो भी 60 वर्ड्स का है। तो दोनों की बात करेंगे दोस्तों, और इनके आंसर ये रहे। और दोनों के दोनों आपके पॉइंट के अंदर से दिए हैं। ट्री के बारे में दिया हुआ पहला, और दूसरा है द कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन। ठीक है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम एंड व्हाट डू देयर रूट्स देयर लीव एंड देयर ट्विग्स टू। तो पहला का आंसर है द ट्री,
In the poem, the trees are currently inside the poet's house. The roots work all night to free themselves from the cracks in the veranda floor. Their leaves stand toward the glass for light, and the stiff twigs try to push through the roof to return to the forest. दूसरा है, why did Custard cry for a nice safe case, and why is the dragon called a cowardly dragon? तो देखो दोस्तों, Custard cried for a safe case because he was a coward who feared everything. He is called a cowardly dragon because, unlike the other brave pets in Belinda's house, he looked for a place to hide instead of acting tough. अठारहवां क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, ये सेकंड वाली बुक के हैं, तो 20 to 30 वर्ड्स के हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर ये रहे आपके। पहला क्वेश्चन है, व्हाई मिसेस पम्परेरी वरीड अबाउट ट्रिकी, व्हाट इज ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो चलिए तीनों के बारी से आंसर देख लेते हैं। मिसेस पम्परेरी, शी वाज वरीड बिकॉज ट्रिकी रिफ्यूज्ड टू ईट हिज फेवरेट डिशेस, हैड bouts of vomiting, and showed no interest in anything. Fairly successful hand, Harry Singh was a fairly successful hand at stealing and cheating people without getting caught. Third है, Ozable, unlike typical secret agents, Ozable was very fat, lived in a small room in a gloomy hotel, and relied on his with rather than physical strength. Next हमारा अब क्वेश्चन है 19, जो है आपका 60 वर्ड्स का, और ये भी आपका सेकंड बुक से है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ग्रिफिन वाले चैप्टर से है। जो हमारी बुक है, वो बुक का जो चैप्टर है जिसके ऊपर थीम है द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसी थीम के ऊपर हमारा ये चैप्टर है। इसी का पहला आंसर है ग्रिफिन के बारे में। ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, कैसे? तो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, but he lacked a moral consciousness, making him a lawless person. Instead of using his discovery of invisibility for the common good, he used it to settle personal scores and commit crimes. He set fire to his landlord's house in revenge, stole clothes and food from a London store, and robbed a clergyman's house. His violent behavior toward Mrs. Hall and the village constable further proves that he disregarded that law and social norms for his own selfish interest. और सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम लॉइजल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। तो मैडम लॉइजल द नेकलेस वाला, ये भी अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है? मैडम Matilda Loisel is a beautiful and charming woman who is deeply ambitious but dissatisfied with her life. She is materialistic and believes she was born for all delicacies and luxurious. She is always unhappy because she belongs to a middle-class family but dreams of a high society lifestyle. Her constant comparison of her humble reality, the shabby walls and worn chairs, with her grand dreams of palatial mansions and jewels keeps her in a state of perpetual misery and resentment. फिर दोस्तों हमारा है 20 यानी 20वां क्वेश्चन, और 20वें क्वेश्चन के अंदर हमारे हैं अबसद है। तो ये हमारा एट द एंड है, चूज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी डॉटर्स ऑफ रामलाल हैड, कितने थे भाई? 4। Who was the commander in chief of Mars Special? Who was the commander in chief of Mars Space Control? तो इसका मार्स स्पेस कंट्रोल का चीफ कमांडर कौन था? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। नेक्स्ट है, रिचर्ड एच एब्राइट वाज encouraged to become a scientist by his mother. की माँ ने उसकी मदद की थी। What does, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया था जल्दी। What does Horace Denby like to collect? तो हॉरेस डेनबी को क्या पसंद था? कलेक्ट करना एक्सपेंसिव बुक्स। एंड हु वाज मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट कौन थे? वेटनरी सर्जन। तो दोस्तों ये था आपका 10th क्लास के मॉडल 10th क्लास के पेपर का रिव्यू। पसंद आया होगा और आप अपना चेक कर सकते हैं स्कोर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब करेंगे 12th क्लास के चैप्टर का रिव्यू।
थैंक यू गाइस, बने रहिए मेरे चैनल के अंदर। अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।